जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी कंसेप्ट वाला के द्वारा 72वीं बीपीएससी के लिए जो कल फुल लेंथ टेस्ट पेपर 6 पब्लिश किया गया है उसको हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले क्वेश्चन से हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यह आपको साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसमें से आपको कौन सा है? तो स्ट्रेस और प्रेशर का जो है आपको डायमेंशन होता है, फोर्स का भी डायमेंशन है, स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है। फोर्स का भी डायमेंशन है, स्ट्रेन जो है यह आपको चेंज इन लेंथ है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन why astronomical distances are measured in light year। लाइट ईयर का यूज हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि इस जो लाइट है उसका स्पीड किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वह कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम। और जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दो स्टार के बीच में हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वह कांस्टेंट रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। उसके बाद है ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेज ए पोल इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये आपको है जो एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबा है और 15 सेकंड में आपको पास करता है। तो स्पीड कितना रहेगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना रहेगा? 10 सेकंड। तो ऑप्शन जो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन बी, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज फॉलिंग फ्रीली एंड इट्स एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। The velocity of object increases uniformly. The acceleration of object depends on its mass। तो एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मास पर डिपेंड नहीं करता, वो आपको क्या होता है? जी होता है, स्मॉल जी। तो इसका जो कंक्लूजन है वह पॉइंट आपको गलत है। कंक्लूजन टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं, जो किससे चेंज हो रहा है? तो स्मॉल जी से। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपको सही है। उसके बाद ए सेकेंड पेंडुलम इज मूव्ड इन ए रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज व्हेन द रॉकेट। तो अगर एक सेकेंड पेंडुलम को हम लोग रॉकेट में माउंट कर दिए हैं तो उसके जो ऑसिलेशन है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा? तो टी इक्वल टू क्या आता है? 2π√L/g। तो क्या फॉर्मूला था? टी इक्वल टू 2π√L/g। तो अब यहाँ पर जी जैसे जैसे चेंज होगा उस अनुसार टी जो है वो आपको चेंज होगा। कम्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कम आएगा, नीचे आएगा रॉकेट, तो आपको पेंडुलम का टी क्या होगा? ये जो है टी, ये आपको जी जो है आपको इंक्रीज हो जाएगा, तो टी जो है आपको डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मूव्स ऑफ यूनिफॉर्म, एक सेकेंड, ये जी माइनस ए। तो यहां पर देखिए, तो 2π√L/g, तो अगर नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन जो है इफेक्टिव जी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। जी का वैल्यू कम होगा तो इस फॉर्मूला में टी का जो वैल्यू है आपको क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मूव्स अराउंड द अर्थ इन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर मूव करेगा रॉकेट तो जी का जो वैल्यू है जी 0 हो जाता है, तो पेंडुलम कुछ मूव ही नहीं करेगा। मूव्स अप विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ आपको मूव करेगा तो क्या होगा? इफेक्टिव जी का वैल्यू कम हो जाएगा। इफेक्टिव जी का वैल्यू कम होगा तो टी जो है वह आपको इंक्रीज कर जाएगा। its period of oscillation decreases when the rocket, एक सेकेंड, moves up with the uniform oscillation। ठीक है, डिक्रीज करेगा क्योंकि जी का जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। थोड़ा सा ये फॉर्मूला पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन हम आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2π√L/g। जब आपको नीचे आएगा, मूव्स अप विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अप होगा तो इसमें इफेक्टिव जी जो है g+a हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसका इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो अगर डिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा तो फोर्स जो है वह क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या आता है? G mm/r²। आर अगर डबल होगा
तो इफेक्टिव फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है which of the following phenomena is responsible for the extraordinary sparkle of a diamond? तो डायमंड जो है बहुत ज्यादा चमकता है, उसका रीजन क्या है? तो डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड के चमकने का रीजन क्या है? डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका द फोकल लेंथ ऑफ आई इज अंडर कंट्रोल ऑफ। तो फोकल लेंथ जो है फोकल लेंथ जो है आई का वो कैसे कंट्रोल होता है? तो सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। उसके बाद है इंफ्रासोनिक साउंड्स हैव फ्रीक्वेंसी। तो इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? बिलो 20 हर्ट्ज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो, बिलो 20 हर्ट्ज ऑप्शन, ठीक है। इंफ्रा साउंड जो होता है बिलो 20 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ऑडिएबल साउंड जो हम लोग सुनते हैं वह कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो ऑप्शन डी है। यहाँ पर पूछा इंफ्रासोनिक साउंड क्या हो जाएगा? बिलो 20 हर्ट्ज, ये याद रखिएगा। उसके बाद इन ए शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। तो अगर सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है तो करंट जो है क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेज हैवली, क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन ए मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर लाइक नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 के मैन्युफैक्चर में कौन सा पॉलीमर का यूज होता है? ये है आपको एडिपिक एसिड। तो ये याद रखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 के मैन्युफैक्चर में एडिपिक एसिड का यूज होता है। उसके बाद है ए स्टूडेंट टेस्ट एन अननोन सॉल्यूशन विथ phenolphthalein indicator and the solution turns deep pink. What can be inferred about the nature of the solution? तो phenolphthalein इंडिकेटर को अगर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं वो सॉल्यूशन जो है आपको पिंक हो रहा है, तो वह सॉल्यूशन क्या चीज है? आपको बेसिक है। अगर वो एसिडिक रहेगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। तो बेसिक जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन टेस्ट एन अननोन सॉल्यूशन विथ phenolphthalein इंडिकेटर, सॉल्यूशन टर्न्स डीप पिंक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो फेनोप्थिलीन को भी हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, जैसे लिटमस पेपर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो है आपको सी हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड एलॉय वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो सोल्डर जो हम लोग यूज करते हैं वो सोल्डर बेसिकली किसका एलॉय होता है? तो लेड और टीन का होता है, पीबी और टीन का होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज यूरेनियम 238 एज ए प्राइमरी फिसल फ्यूल बिकॉज इट readily undergoes fission when struck by slow moving thermal neutrons। तो यूरेनियम जो है 238 का यूज हम लोग नहीं करते यूरेनियम रिएक्टर में, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। याद रखिएगा कौन सा यूरेनियम का यूज करते हैं? तो यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। तो यह पहला पॉइंट गलत है। उसके कार्बन 14 डेटिंग इज एन आर्कियोलॉजिकल टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय मेजरिंग द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन। तो यह बात सही है। अभी जो है बिहार में एक बरगद का पेड़ 700 साल पुराना मिला है, वो हम लोग कैसे पता किए हैं? तो कार्बन 14 की मदद से, C4 डेटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन व्हिच रिलीजेज फार मोर एनर्जी पर यूनिट मास देन न्यूक्लियर फ्यूजन। यह जो है आपको सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? दोनों सेकंड और थर्ड जो है आपको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। तो अगर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी आपको डिक्रीज होगा। यह पॉइंट सही है। द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज अपॉन डाइल्यूशन। ये दोनों रीजन जो है आपको सही है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिगार्डिंग बेंजीन। बेंजीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इट बर्न्स विथ ए सूटी फ्लेम ड्यू टू इट्स हाई कार्बन कंटेंट। तो यह पॉइंट सही है। यह आपको सूटी फ्लेम के कारण, सूटी फ्लेम के साथ जलता है ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट। इट रेडियली डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो यह गलत है। यह आपको यह डीकोलोराइजेज ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर, यह पॉइंट गलत है। द कार्बन एटम्स आर ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये पॉइंट सही है। इट इज इमिस्केबल विथ वाटर बट मिस्किएबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये आपको सही है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी।
उसका द टेम्परेचर एट विच lubricating oil ceases to flow when cooled under prescribed condition is called its पोर पॉइंट। याद रखिएगा, पोर पॉइंट ये कहते हैं जिस टेम्परेचर पर लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको फ्लो करना बंद कर देता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का पोर पॉइंट कहते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर ड्यूरिंग स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम किसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और एक सेकेंड, इसका आंसर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए स्लैकिंग ऑफ लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O के साथ मिक्स करते हैं तो इसी को स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। और यह इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज टू रिएक्टेंट फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ए मेसिव क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 और एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लुईस एसिड। तो इसमें आपको लुईस एसिड कौन सा नहीं है, तो NH3 जो है ये आपको लुईस एसिड नहीं है। AlCl3, BF3, FeCl3 जो है आपको लुईस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है व्हिच फॉर्म ऑफ आयरन है द लिस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन इट। तो रॉट आयरन जो होता है सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है और सबसे जो आपको इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वह कौन सा होता है, ये यहाँ पे देखिए। तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन कंटेनिंग द लिस्ट कार्बन कंटेंट लेस देन 0.008। पिग आयरन आपको यहाँ पर 3 से 4% कार्बन होता है, कास्ट आयरन 2 से 4%, और उसके बाद माइल्ड स्टील जो है 0.05 से 0.25 कार्बन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है which of the following organism is characterized by having a cell wall composed of two thin overlapping cells that fit together like a soft box impregnated with silica। तो यह है आपको डायटम्स, ठीक है। उसके बाद which of the following statement accurately describe the molecular process of translation in protein synthesis। इसमें है राइबोजियम पेप्टाइड ट्रांसफेर्स कैटालाइजेज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये पॉइंट आपको सही है। UAG UGA सर्व एज इनिशिएशन कोडन, तो ये टर्मिनेशन कोडन है, तो ये गलत है। एमिनो साइलेशन ऑफ tRNA इज एन इंडरगोनिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स ATP। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सही है। ट्रांसलेशन अकर इन 3-5 डायरेक्शन अलोंग द mRNA टेम्पलेट। तो ट्रांसलेशन अकर्स इन ए 5-3 डायरेक्शन अलोंग द mRNA। तो ये 3-5 डायरेक्शन है, ये गलत है, ये 5-3 होना चाहिए। इसमें से आपको 1 और 3 जो है सही है, 2 और 4 जो है गलत है। उसके बाद व्हिच कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस is an inactive enzyme that requires activation by an enzyme secreted by the intestinal mucosa। तो यह है ट्रिप्सोनोजेन, ट्रिप्सोनोजेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम व्हिच स्पेसिफिक वेव और कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स लीडिंग टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो ECG में आपको QRS कॉम्प्लेक्स जो है स्पेसिफिक वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क ऑफ ए स्केलेटल मसल फाइबर इन्वॉल्व रिपीटिंग यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लोकेटेड बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स कॉल्ड। तो सार्कोमियर, किसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फ्रेमवर्क है। उसके बाद है इन ए DNA फिंगरप्रिंटिंग द टेक्निक इन्वॉल्व्स tracking a specific region of repetitive DNA sequence that show a high degree of polymorphism. What are these short randomly repeated sequence called? तो ये randomly repeated sequence जो इसको क्या कहते हैं, VNTR। VNTR का मतलब क्या है, ये एक बार यहाँ पर जो आपको VNTR, एक सेकेंड,
वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो VNTR stands for variable number of tandem repeats. They belong to a class of satellite DNA referred to as a mini satellite. Next question देखिए आप. During the conduction of nerve impulse, what causes the rapid reversal of membrane potential at a localized site on the axonal membrane? तो rapid during the conduction of nerve impulse, तो nerve impulse के समय what causes rapid reversal of membrane potential? तो membrane potential का rapid reversal होता है due to rapid influx of sodium plus ion. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी. Which of the following sets represent the correct matching of immunoglobulins with their exact biological site or role? तो इम्यूनोग्लोबिन जिसको लोग एंटीबॉडी कहते हैं, इसमें IgA इम्यूनोग्लोबिन जो है इसका काम क्या होता है? प्रेजेंट इन येलोइश क्लोरोस्ट्रोम फ्लूइड टू प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न. तो ये IgA इम्यूनोग्लोबिन अर्थात एंटीबॉडीज है. IgE जो है ये इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन, तो ये भी सही है. IgG मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी. तो तीनों जो यहाँ पर आपको इम्यूनोग्लोबिन के बारे में दिया है, तीनों पॉइंट सही है. आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा. उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट lichen which are frequently asked in competitive exam as indicators of environmental क्वालिटी. यह पॉइंट सही है. लाइकेन के बारे में आपको 99% एग्जाम में देखने को मिलता है. जो पीसीएस स्टेट पीसीएस होता है, लाइकेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल ही जाता है. लाइकेन प्रेजेंट ए म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बियोटिक पार्टनरशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस. तो यह पॉइंट आपको सही है. लाइकेन जो है आपको एल्गी और फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है. उसके बाद है द अल्गल पार्टनर प्रिपेयर्स फूड फॉर द कॉम्बिनेशन व्हाइल द फंगल पार्टनर प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स. तो सेकंड पॉइंट भी आपको 100% सही है. लाइकेन आर एक्सेलेंट बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन स्पेशली पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड. यह भी सही है. They grow rapidly and luxuriantly in the industrial areas of major metro city. लाइकेन एकदम क्लीन वाटर जो है वहां पर होता है, न कि जहां पर बहुत बदबू या प्रदूषण होगा वहां पर नहीं होगा. लाइकेन डू नॉट ग्रो इन ए पॉल्यूटेड एरिया. दे आर सेंसिटिव टू पॉल्यूशन. देयर एब्सेंस इज ए क्लियर इंडिकेटर ऑफ पुअर एयर क्वालिटी. तो आपको पॉल्यूशन वाले इलाके में लाइकेन नहीं होता है. तो ऑप्शन 1, 2, 3 जो है इसका सही हो जाएगा. उसके बाद है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग व्हाट इज द प्राइमरी आयन एक्यूमुलेशन इनसाइड द गार्ड सेल दैट लोअर्स देयर वाटर पोटेंशियल. तो आपको व्हाट इज द प्राइमरी आयन एक्यूमुलेशन, तो आपको पोटेशियम जो है K+ आयन का एक्यूमुलेशन होता है. इसका क्या हो जाएगा? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग potassium is primary ion accumulation inside the guard cell that lowers the water potential. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा. उसके बाद हम लोग पॉलिटी में आते. साइंस का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. व्हाट इज द प्राइमरी पॉलिसी ऑफ कट मोशन ड्यूरिंग द बजट प्रोसेस. तो बजट में जो पॉलिसी कट का मतलब क्या हुआ? टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी बाय प्रपोजिंग टू रिड्यूस द ग्रांट्स टू 1. अगर गवर्नमेंट जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपया मांगा है और पार्लियामेंट ने केवल 1 रुपया दिया है, तो पार्लियामेंट कह रहा है ये जो आपका पॉलिसी के लिए आप 5 लाख रुपया मांग रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इसके लिए हम 1 रुपया दे रहे हैं. इसको क्या कहते हैं? पॉलिसी कट कह रहे हैं. तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिसी कट. टू रजिस्टर ए स्पेसिफिक ग्रीवांस अगेंस्ट, ठीक है, टू रजिस्टर स्पेसिफिक ग्रीवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट बाय रिड्यूसिंग द ग्रांट बाय 100. तो अगर 100 रुपया से केवल कम किया गया है, मान लीजिए 500 रुपया मांगा गया गवर्नमेंट के द्वारा और दिया कितना गया? 500 मांगा गया, 400 रुपया दिया गया. 100 रुपया कम किया गया तो उसको क्या कहते हैं? टोकन कट मोशन. टोकन कट मोशन में 100 रुपया केवल कम किया जाता है. टू डिमांड ए डिटेल डिस्कशन ऑन पॉलिसी बिफोर द ग्रांट इज वोटेड अपॉन. ये नहीं, टू कॉल फॉर सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ए ग्रांट टू प्रमोट इकोनॉमी. तो इससे आपको पॉलिसी कट समझ में आ गया होगा. ठीक है. उसका कंसिडर द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 25 ईयर्स एज रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो आपको
हाउ मेनी ऑफ द एबव क्वालिफिकेशन आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए आपको आर्टिकल 84 में लिखा गया जो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 है। थर्ड पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। थर्ड पॉइंट आपको कहाँ मेंशन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में मेंशन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या रहेगा? बी। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट अप टू 20 मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपको केवल 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, न कि 20 मेंबर को। तो पहला ही जो पॉइंट है गलत है। उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यह बात सही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन द कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे नॉमिनेटेड हो, इलेक्टेड हो, कोई भी मेंबर केवल होना चाहिए, वो आपको मिनिस्टर बन सकता है। तो इसमें 1 और 3 जो है गलत है, सेकंड जो है 100% आपको सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? केवल एक जो है पॉइंट आपको सही है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। President of India, Vice President of India, Prime Minister, and the Union Council of Minister, Attorney General of India. How many of the above form part of Union Executive as per the Constitution of India? तो इसमें जो है आपको सभी जो है आपको क्या है? एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव में मेंबर कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑल ऑफ द एबव 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंगेजिंग इन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पीचमेंट। तो अगर हमको प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का एक ही तरीका बताया गया, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको 61 में बोल रहा है। आर्टिकल 61 केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहा है। तो आंसर क्या देगा? ऑप्शन ओनली 1। ठीक है। उसके बाद है अंडर द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी एरिया और पार्ट देयर ऑफ शैल सीज टू बी शेड्यूल्ड एरिया। तो 5th शेड्यूल की में जो आपको शेड्यूल्ड एरिया की बात की गई है, उसको भारत में कौन डिसाइड करता है? तो ये शेड्यूल्ड एरिया को या तो रिमूव करता है या ऐड करता है इन द 5th शेड्यूल। ये पावर दिया गया है किसको? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये किसको दिया गया है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। उस एरिया को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, नेम बदल सकता है, कुछ भी करने का पावर अंडर द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया। उसका नाम बढ़ा दे, घटा दे, कुछ भी करे। उसके बाद विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, the election is conducted through the system of proportional representation by means of single transferable vote। तो यह पॉइंट आपको सही है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इलेक्शन होता है। मेंबर्स राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यह बात सही है। मेंबर्स राज्यसभा जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा चुना जाता है। To be elected as a member for Rajya Sabha, the person should be an elector in the parliamentary constituency anywhere in the India। तो आपको कहीं ना कहीं भारत में एक इलेक्टोर भी होना चाहिए, भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यह भी पॉइंट सही है। द ऑप्शन ऑफ नोटा इज अवेलेबल टू वोटर्स इन राज्यसभा इलेक्शन। तो नोटा का ऑप्शन राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं होता है। तो यह बात याद रखिएगा, नोटा का ऑप्शन राज्यसभा के इलेक्शन में नहीं होता है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन इंडिया द इलेक्शन फॉर हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो यह जो है आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, इसमें किसका होता है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का नहीं होता है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड, तो जो एमएलसी होता है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो है 1, 3, 4। मेंबर्स ऑफ पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का नहीं है।
तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 1 1 2 4, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 क्लासिफाइड सर्टेन एरियाज एज यूनियन टेरिटरीज। तो यह बात सही है, कुछ भारत का इलाका जो उसको यूनियन टेरिटरीज में क्लासिफाई किया है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप इन 1953 रिकमेंडेड दैट इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बी क्लासिफाइड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आज जो है इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है उसको दो भाग में बांटे हुए हैं, स्टेट यूनियन टेरिटरी। जब 1947 में 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय कितने भाग में हमारा भारत बटा हुआ था? अभी जैसे दो भाग में बटा हुआ है स्टेट यूनियन टेरिटरीज, उस समय कितने भाग में बटा था? 3, 4, 5? ये ऑप्शन में आप लोग बताइएगा। ये हम दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। With reference to पंचायत at village level in India, consider the following statement। पंचायत का, पंचायत बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए पंचायत इंपॉर्टेंट है। All the seats in the panchayat at village level shall be filled by person chosen by direct election from territorial constituency in the पंचायत area। तो विलेज लेवल पर जो भी पंचायत का मेंबर हुआ डायरेक्टली आपको इलेक्टेड होता है। आर्टिकल 243 सी में लिखा गया है, यह पॉइंट याद रखिएगा। शब्द है विलेज लेवल पर। As per the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, the chairperson of the panchayat at the village level shall be elected directly by the Gram Sabha। Chairperson at the panchayat at the village level जो है यह आपको डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा इलेक्ट होगा। यह जो है आपको गलत है। It is the executive body of the Gram Sabha it is the executive body of Gram Sabha and responsible to the Gram Sabha। यह जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपको सही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 और 3, ऑप्शन ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी एक बार एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का, देखिए। Under Article 243C, the chairperson at the village level shall be elected in such manner as the legislature of a state may by law provide। It can be direct or indirect depending on the respective state पंचायत राज legislation। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है जो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करेगा कैसे करना। The Gram Panchayat serve as the executive body carrying out tasks on the behalf of overall assembly of the village and remains answerable to it। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। Which of the above factors influence the ocean current। तो ओशियन करंट जो है उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो धरती का रोटेशन, एयर प्रेशर, डेंसिटी। धरती जो सूरज के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्यूशन, वो इम्पैक्ट नहीं करता है आपको ओशियन करंट को। तो 1, 2, 3 जो है क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन फ्लोर। Continental shelves are the widest where major mountain chain run parallel to the coast। तो continental shelf are the narrowest, widest नहीं होना चाहिए, ये narrowest होता है जहां पर आपको major mountain chain run parallel to the coast। Deep sea plains cover the largest area of the global ocean floor। ओशियन फ्लोर में जो डीप सी प्लेन होता है वो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, यह पॉइंट आपको सही है। Guats are underwater volcanic hill with sharp pointed peak। तो शार्प पॉइंटेड पीक जो अंदर समुद्र के अंदर में उसको ग्वाट नहीं कहते, जो फ्लैट जो रहता है उसको हम लोग ग्वाट्स कहते हैं, शार्प पॉइंटेड पीक नहीं होता है, तो ये फ्लैट होता है। इसमें आपको तीसरा और पहला गलत है, दूसरा सही है। इतने सही है तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग the rivers of central and northern India।
तो केन एंड बेतवा रिवर्स आर नॉर्थ फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। तो यह याद रखिएगा, यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, केन और बेतवा जो है आपको, केन और बेतवा है। उसके बाद बनास रिवर इज मेजर स्ट्रीम दैट ओरिजिनेट इन अरावली रेंज एंड ज्वाइंस द चंबल रिवर। तो चंबल में आपको कौन सा जुड़ता है, तो ये दूसरा भी पॉइंट आपको सही है, बनास जो है आपको चंबल रिवर का ट्रिब्यूटरी है। इसका कौन सा करेक्ट है, तो 1 और 2 जो है करेक्ट। उसके बाद है, ए फार्मर ग्रोइंग डायरेक्ट सीडेड राइस लीव्स desiccated green manure crops standing in the field without incorporating them into soil, allowing them to decompose naturally। तो ये आपको कौन सा टाइप का, दिस प्रैक्टिस नोन एज ब्राउन मैन्योरिंग। फार्मर ग्रोइंग डायरेक्ट सीडेड राइस लीव्स डिसिकेटेड ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ये ब्राउन मैन्योरिंग होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर्स का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको कौन कौन सा आता है, तो मंजरा और मानेर, मंजरा और मानेर जो है इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रणीता रिवर इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ वर्धा और वाणी गंगा एंड जॉइंस गोदावरी फ्रॉम द लेफ्ट। तो प्रणीता आपको लेफ्ट से, पेन गंगा जो है यह जो है आपको ज्वाइन करता है अलग तरीके से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंजरा और मानेर। तो ऑप्शन 1 और 4। उसके बाद है सांता एना विंड और इसका लोकेशन, पैम्पियरो और सिमोम और बीस, ये सब जो विंड है लोकल विंड है और इसका लोकेशन पूछा। तो सांता एना का लोकेशन क्या है, हॉट ड्राई फायर इंड्यूसिंग विंड ऑफ सॉदर्न कैलिफोर्निया। पैम्पिरो विंड जो है इसका लोकेशन कहां पर है, तो कोल्ड कैटाबिटिक विंड ऑफ अर्जेंटीनियन पैम्पास। सिमोम जो है यह आपको कहाँ है, तो हॉट ड्राई ऑपरेसिव विंड ऑफ अरेबियन डेजर्ट। और बीस जो है यह आपको कोल्ड वायलेंट माउंटेन विंड ऑफ राइन वैली। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। बैरन आइलैंड लोकेटेड ईस्ट ऑफ द अंडमान mainland is the only active volcano in India and entire Indian subcontinent। तो बैरन आइलैंड, ये पॉइंट आपको सही है, पहला पॉइंट। उसके बाद है, नारकोंडम आइलैंड इज द डोरमेंट वॉल्केनिक आइलैंड सिचुएटेड इन द अंडमान सी, यह भी पॉइंट सही है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ कार निकोबार। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेट निकोबार। तो 1 और 2 जो है आपको सही है, तीसरा गलत है। उसके बाद है, नागा अर्जुन सागर जो है आपको कहां पर है, तो नागा अर्जुन सागर जो है आपको कहां है, इज बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है, मेसिव मशीनरी डैम लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, नागा अर्जुन सागर है। श्रीशैलम जो है यह आपको, श्रीशैलम इज बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर। तो श्रीशैलम का क्या हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन द नल्ला मल्ला हिल। अलमाटी, अलमाटी जो है आपको ऑल्सो नोन एज लाल बहादुर शास्त्री डैम लोकेटेड इन नॉर्थ कर्नाटका। पंपा सागर जो है बिल्ट अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर इन द कर्नाटक। तो यह याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम सपोर्ट्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कौन सा सपोर्ट करता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक लेक इन इंडिया। तो यहाँ पर जो लेक है उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। चिल्का लेक is a brackish water lagoon separated from Bay of Bengal by narrow spit, hosting the largest wintering ground for migratory birds in the subcontinent। तो चिल्का लेक जो आपको कहाँ पर है, उड़ीसा में है। यह आपको एक ब्रेकिश वाटर लेगून है, पॉइंट से। लोकटक लेक इज फेमस फॉर इट्स फूमडीज heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matter which support the world only floating national park। यह भी लोकटक लेक जो है यह आपको सही है, ये लोकटक आपको पॉइंट सही दिया गया है, ठीक है। द मोस्ट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फूमडीज आर फाउंड इन द क्यूबल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, तो लोकटक लेक मणिपुर में, याद रखिएगा।
पुलिकेट लेक इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड फ्रेश वाटर बॉडी सिचुएटेड इंटायरली विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। तो यह जो है आपको पॉलिटिकल बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु में नहीं है। मेजर पोर्शन जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा सा पोर्शन आपको इसका तमिलनाडु में है। पुलिकेट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून इन इंडिया आफ्टर चिल्का। तो याद रखिएगा पुलिकेट लेक सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है जो आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। मेजर पोर्शन आपको आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा पोर्शन तमिलनाडु में। तीसरा गलत है तो इसका 1 और 2। उसके बाद है illuminite और rutile abundantly available in certain coastal tracts of India rich source of which one of the following। तो यह जो है आपको illuminite और rutile जो है किसका सोर्स है, तो यह है आपको टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम का सोर्स। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोनाजाइट। तो मोनाजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। तो यह पॉइंट आपको सही है। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, यह भी सही है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली अक्रॉस इंडियाज कोस्टल सेंट्स, यह भी सही है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन ओनली प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। तो यह भी याद रखिएगा आप लोग, या कोई आम आदमी मोनाजाइट को एक्सपोर्ट या प्रोसेस नहीं कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ये जो है इसका ये तीसरा पॉइंट गलत है। इसका जो आंसर दिया गया 1 2 4 दिया गया, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड जो है ये इनकरेक्ट है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मोनाजाइट इन इंडिया अकर्स एज ए प्लेसर डिपोजिट इन कोस्टल बीच सैंड, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड गलत है, फिर से बता। A volcanic eruption deposit lava on earth surface. Upon cooling and solidification, this lava will form which of the following type of rock? तो वॉल्केनिक इरप्शन से आपको किस टाइप का रॉक बनता है? तो सेडिमेंट्री नहीं बनता है, मेटामॉर्फिक नहीं बनता है, या आपको इग्नियस बनेगा। अपॉन कूलिंग सॉलिडिफिकेशन दिस लावा विल फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एज लावा कूल्स और सॉलिडिफाइज ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। तो ये जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एज लावा कूल्स और सॉलिडिफाइड। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज और वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म गोल्डी लॉक जोन ओकेजनली मेंशन्ड इन द न्यूज। तो यह जो है गोल्डी लॉक जोन, ये आपको ओकेजनली मेंशन रहता है। यह है सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर स्पेस। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर स्पेस। इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर आज की डेट में पूरे बिहार में केवल बीपीएससी कंसेप्ट वाला फिर से बना रहा है। पिछले 2 साल पहले भी बनाता था, लेकिन अभी जितना अच्छा मेहनत करके पूरे बिहार में कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट पेपर नहीं बना, बाकी सब रेंडमली कुछ भी बनाता है। लेकिन इन्होंने जो एक एक क्वेश्चन है वो आपको लगेगा जो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आता है एग्जाम में। आप लोग को जरूर बीपीएससी कंसेप्ट वाला का टेस्ट पेपर बनाना चाहिए। बहुत ही मेहनत करके सोच विचार के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, रेंडमली एआई जनरेटेड टेस्ट पेपर ये नहीं है। उसके बाद है द वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पॉइंट सही है। द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों पॉइंट जो है आपको क्वेश्चन 55 का सही है। उसके बाद है 13 छावनीज और वर्कर्स कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच पीजेंट मूवमेंट। यह जो है आपको किस पीजेंट मूवमेंट में था? तो यह जो था आपको बारदोली सत्याग्रह। देखिए, इका मूवमेंट का नहीं है। इका मूवमेंट और बारदोली सत्याग्रह में क्या डिफरेंस था, यह भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। मोपिला रिवोल्ट का किसान से और कोई मतलब नहीं, चंपारण का नहीं है। इसका आंसर, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है चारों मूवमेंट का तो आप अंदाजा लगा सकते हो, तो ये केवल बारदोली सत्याग्रह हो सकता है। इसका आंसर क्या है? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यह जो है आपको सही है, नोट कर, यह सही है। The decision to join either India or Pakistan and remain independent was left not to people of princely state but the princely ruler। यह पॉइंट सही है। The ruler of Travancore first decided to remain independent। यह अभी आपको त्रिवेणकोर का जो राजा था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था।
The state of Travancore finally joined India through a plebiscite. So the Travancore did not join India through plebiscite. It acceded to India in 1947 through the instrument of accession and later merged with. यह जो है प्लेबिसाइट के द्वारा नहीं किया था, तो ऑप्शन डी जो है गलत है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट दलित टू लॉन्च ए न्यूज़पेपर, द विटल बी बी द पास्क, क्या नाम है 58 का हिंदी में क्या है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, विटल विध्वंसक समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाला प्रथम दलित कौन था? तो ये थे आपको गोपाल बाबा वालनकर। क्या क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल बाबा वालनकर विटल विध्वंसक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाले प्रथम दलित थे। 1888 में उन्होंने किया था। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय शिक्षा के आर्थिक उपयोग पर बल दिया और यह माना कि भारतीय लोगों को यूरोपीय जीवन शैली से परिचित कराने से उसकी रुचियां और इच्छाओं में परिवर्तन आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग उत्पन्न होगी, क्योंकि भारतीय यूरोप में निर्मित वस्तुओं की सराहना करने लगेंगे, उन्हें खरीदने लगेंगे। यह तो जो आपको लग रहा है वुड डिस्पैच, ठीक है, तो यूरोपीय इसका आंसर दिया है आपको वुड डिस्पैच, याद रखिएगा। नो कि मैकॉले जैसा थोड़ा सा सोचने में लग सकता है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर की दिया गया है क्या है आपको? वुड डिस्पैच, ठीक है, भारतीय लोगों में विदेशी वस्तुओं के मांग को बढ़ाने के लिए। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंज पोस्ट 1857। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल, इंडियन chiefs were allowed to pass on their kingdom to their heirs, including adopted son. The land and property of Muslims were confiscated. Are correct posts? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। यह पॉइंट आपको सही है, ठीक है, इसका आंसर डी है। ये जो आपको वुड डिस्पैच के बारे में दिया गया है ये सही है, एनसीईआरटी में दिया गया इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आप लोग जो है बीपीएससी कंसेप्ट वाला का जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी अगर हो सके तो जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस बार जो है वो एकदम एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी या रिलेवेंट सोर्स जो है उसको कॉपी करके दे रहे हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। ये बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है वुड डिस्पैच है कि मैकॉले, तो एनसीईआरटी में कहाँ पर ये लाइन लिखा हुआ है, कहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, यह भी इन्होंने दिखाया है, जो बहुत ही मेहनत का और बहुत ही अच्छा काम है। कुछ भी रेंडमली क्वेश्चन नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल, उसके बाद है चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी और पासिंग ऑफ आर्म्स एक्ट। तो पासिंग ऑफ आर्म्स एक्ट सबसे पहले, फिर इल्बर्ट बिल और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्म्स एक्ट कब आया था? तो 1878 में आर्म्स एक्ट आया है, इल्बर्ट बिल 1883 में और फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो है आपको 1885 में। Which of the following was the pseudonym used by सुभाष चंद्र बोस when he met Hitler? तो ऑरलैंड मोजेटो नाम से उन्होंने मिला था। जब भारत से सुभाष चंद्र बोस 16-17 जनवरी 1941, कब भारत से निकले थे? 16-17 जनवरी 1941 को निकले थे कोलकाता से। वे पहले पेशावर गए, फिर आपको गए थे रसिया, फिर आपको जर्मनी, तो वहां पर ऑरलैंड मोजेटो नाम से उन्होंने मिला था, ठीक है। आफ्टर द फेल्योर ऑफ वेवल प्लान, सी राजगोपालचारी issued the pamphlet titled The Way Out, which proposed a solution for constitutional deadlock. पॉइंट सही है। The CR formula proposed that after the end of World War II, the entire Muslim population of all over India decided by plebiscite whether or not to form a separate sovereign state. यह जो है CR formula proposed a plebiscite only in contiguous the way after the failure of Weevil plan, the way out which proposed a solution for constitution, the way out in 1944 which formed the basis, so it was not after the failure. अच्छा, ये 1944 का था, वेवल प्लान के बाद नहीं आया था।
यह भी पॉइंट गलत है। सीआर फॉर्मूला जो है आपको पूरे भारत में प्लेबिसाइट करने का डिमांड नहीं रखा था, यह भी आपको गलत है। द सीआर फॉर्मूला प्रपोज a plebiscite only in the contiguous Muslim majority district of north west and north east India, not among the entire Muslim population of the India। तो दोनों पॉइंट जो है आपको गलत है। इसमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट आपको ऑप्शन ए जो है, दोनों गलत है। Who said the independent sovereign nation of Pakistan was born in the Muslim University of Aligarh? यह जो बात है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जन्म लिया, यह कहने वाले कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ही प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड इन पटना इन 1942। उसके बाद है he brought the tricolor flag hosted by Madame Kama at Stuttgart, Germany to India। He handed over the editorship of his journal Navjivan and Satya to India in Satya to Gandhi in 1919, which was later renamed as Navjivan। तो यह जो है आपको कौन है, तो गुजरात के जो किसान नेता है आपको इंदु लाल याग्निक। तो याद रखिएगा, एनजी रंगा नहीं है, नरेंद्र देव नहीं है, राहुल संकृतिया नहीं है। इसमें अगर आपको याद होगा तो गुजरात के किसान लीडर है इंदु लाल याग्निक, और तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच विचार के आंसर दे सकते थे। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेलबी कमीशन। तो वेलबी कमीशन के बारे में क्वेश्चन अब आपको है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टैब्लिश दिस कमीशन इन 1895। तो वेलबी कमीशन कब बना था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, यह आपको कब बना था, 1895 में बना था। It was Royal Commission set up by the political administration of India। The commission was set up to investigate Indian expenditure and financial relationship between India and Britain। तो यह जो है आपको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, यह आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर कमीशन वाज टू सेट अप इंडियन एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो ये गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले वाज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ दिस कमीशन रिप्रेजेंटिंग इंडियन स्टेट। गोपाल कृष्ण वाज नॉट द मेंबर ऑफ वेलबी कमीशन, गोपाल कृष्ण गोखले मेंबर नहीं थे। In 1897, Dadabhai Nehru was deposed before the commission to present the evidence regarding India's financial condition। तो यह जो है आपको दादा भाई नेहरू जी जो है 1896 ईस्वी में ये एविडेंस दिए थे इस कमीशन के सामने, 9 की 1897। बहुत ही डिटेलिंग, ये जो है गलत है क्योंकि यहाँ पे केवल 1897 दिया, 1896 रहता तो आपको सही है। इसका केवल ऑप्शन 1 जो है आपको सही है, वेलबी कमीशन। के बाद है Consider the following thing. He was popularly known as Lok Nayak Bapuji। He was one of the founders of Congress Nationalist Party in 1934। He took part in the forest सत्याग्रह in 1930। तो यह है आपको कौन, महादेव श्री हरि एने। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन लोक नायक बापूजी, बिहार से रिलेटेड है। Who served as the first chairman of British Committee of Indian National Congress established in 1889। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपको लंदन में बना था, और इसके चेयरमैन कौन बने थे, तो इसके चेयरमैन बने थे विलियम वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न। ठीक है, उसका फ्रांसिस बुचनान, ए फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस, mentioned in his journal about the folks who were inhabitants of Rajmahal Hill, who were hunters, shifting cultivators, food gatherers, charcoal producer, silkworm rearers, who are the folks he is talking about। यह किसके बारे में कर रहा है, तो यह आपको है पहाड़ी आज। तो राजमहल हिल के जो बेसिक लोग थे उसको क्या कहा गया है, पहाड़ी आज। संथाल को बाहर से बुलाया गया था। उसका which of the following personalities fought the famous Battle of Chinhat in which British forces under the Henry Lawrence were defeated। तो हेनरी लॉरेंस को डिफीट किया गया था। तो ब्रिजेश कादिर, तो बैटल ऑफ चिन्हाट 30 जून 1857 को हुआ था। तो ब्रिजेश कादिर fought near the Lucknow during the revolt of 1857 resulting in significant defeat of British force led by Henry Lawrence।
उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? इट डेवलप्ड इंटायरली अंडर इंडिजिनियस ट्राइबल ट्रेडिशन विदाउट फॉरेन इन्फ्लुएंस। कुषाण काल में हम लोग गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, जो आपको इंडिजिनियस नहीं था, मथुरा वाला इंडिजिनियस था। इट कंबाइन इंडियन थीम्स विथ ए स्ट्रॉन्ग ग्रीक एंड रोमन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। यह सही है। इट मेनली प्रोड्यूस्ड वुडन स्कल्पचर्स रिलेटेड टू वैदिक स्कल्पचर्स। तो यह जो है वैदिक स्कल्पचर्स नहीं है। इट प्रोहिबिटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म। गांधीयन आर्ट जो है always would often use symbols rather than direct human imagery. Prohibited the representation of Buddha in human form. गांधार में आपको बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इस समय तक महायान परंपरा आ गया था। ये जो है आपको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल बी जो है इसका सही। ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब जैनिज्म? जैनिज्म कंप्लीटली रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा तो जैनिज्म पालन करता है। आप जैसा कर्म करोगे आप उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। कंप्लीटली रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, गलत। जैनिज्म एम्फेसाइज एक्सट्रीम नॉन वायलेंस एंड एसेटिज्म। तो यह बात सही है। आपको एक्सट्रीम नॉन वायलेंस और एसेटिज्म की बात की। जैनिज्म सपोर्टेड इलोबरेट वैदिक सैक्रिफाइस। नहीं, वैदिक सैक्रिफाइस को जैनिज्म नहीं सपोर्ट करता है। जैन monks were allowed to accumulate personal property। जैन monk कुछ भी नहीं आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है। इसका क्या है? ऑप्शन बी। Which सातवाहन रूलर इज नोन फॉर डिफीटिंग द साकाज? तो कौन से सातवाहन रूलर जो है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन का संस्थापक कौन था ये आप बताइए कमेंट करके। गौतमी पुत्र सतकर्मी जो है आपको पराजित किया था साकाज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार स्ट्रॉन्ग हेलिनिस्टिक इन्फ्लुएंस इन बुद्धा इमेज। मथुरा जो था इंडिजिनियस था, फ्लोरिस्ट मेनली लोअर कृष्णा वैली। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है कृष्णा वैली में फ्लोरिश किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। मौर्य एम्पायर हैड नो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंस तो था, ये तो हमें समझ में आ रहा है। प्रोविंस का नाम मिलता है अशोक के इंस्क्रिप्शन में, गलत है। मौर्यन रूलर मेंटेन्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ओनली इन कैश, गलत। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, गलत। तो इसका जो है मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, यह पॉइंट आपको सही है। मौर्यन का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है 76 नंबर में, जो शिवाजी एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स इन हिज मिलिट्री कैंपेन। तो यह पॉइंट आपको सही है। शिवाजी ने आपको मुगल के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाया, क्योंकि शिवाजी का जो सैनिक संख्या थी मुगल के कंपेरिजन में बहुत छोटा था। ये पॉइंट से गुरिल्ला वॉरफेयर इनेबल्ड स्मॉलर एंड मोबाइल फोर्सेस टू चैलेंज लार्जर आर्मीज मोर इफेक्टिवली। तो दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन ये जो है आपको सही है। अगला क्वेश्चन जो है शिवाजी वाज क्राउन्ड एट रायगढ़। तो शिवाजी जो है आपको रायगढ़ में कब क्राउन हुए थे? तो शिवाजी जो है आपको रायगढ़ में क्राउन हुए थे 1674 में। शिवाजी कब क्राउन हुए थे? तो 1674 में रायगढ़ में क्राउन हुए थे। और इनका देहांत कब हुआ? तो 1680 ईस्वी में देहांत हुआ। 1674 में इनका रायगढ़ में क्राउनिंग हुआ था, 1680 में देहांत हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो चौथ जो है मराठा एम्पायर में किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको 1/4 रेवेन्यू टैक्स है। चौथ सरदेश मुखी जो है एडिशनल लेवी क्लेम्ड बाय मराठाज। अष्टप्रधान जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और पेशवा जो थे आपको प्राइम मिनिस्टर को हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर पेशवा कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ए का 3, डी का 4। ए का 3, डी का 4। तो ऑप्शन कौन सा है? ये है। बी का जो है आपको कौन सा ऑप्शन है?
बी का 2, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ मेजर मराठा रूलर्स आफ्टर शिवाजी। तो शिवाजी का जो देहांत होता है आपको 1680 ईस्वी में, शिवाजी जब मर जाते हैं तो शिवाजी के बाद उनका बेटा जो था संभाजी, जो अगले 9 साल तक शासक रहते हैं, उसको औरंगजेब जो है मार देता है। फिर संभाजी के बाद जो है शिवाजी का जो दूसरा बेटा है राजा राम, वे शासक बनता है। आपको कब बनता है राजा राम? 1689 टू 1700। उसके बाद राजा राम के बाद 1700 से राजा राम का बेटा शासक रहता है ताराबाई के निगरानी में एज ए गार्जियन। और 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है तो शाहू जो है आपको मराठा का राजा बनता है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिवाजी, संभाजी, राजा राम और शाहू। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपको सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। Which one of the following rulers is incorrectly matched with the kingdom associated? तो यहाँ पे कुछ राजाओं का नाम दिया गया और ये पूछा कौन सा इसमें wrongly associated है। तो wrongly associated जो है यहाँ पे आपको देखिए तो राणा कुंभा जो है मेवाड़ डायनेस्टी से रिलेटेड है। इसी मेवाड़ डायनेस्टी में आपको महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, मीराबाई है। आपको अभी मेवाड़ डायनेस्टी का और क्या क्या नाम है ये आपको बीपीएससी में भी पूछा है। तो जो मध्यकालीन भारत में जो राजपूत डायनेस्टी है उस सबका क्या क्या नाम है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये पॉइंट से ही राणा कुंभा मेवाड़ ये करेक्टली मैच्ड है। जैनुल आबदीन ये कश्मीर में राजा थे, जैनुल आबदीन ये अच्छे राजा माने जाते हैं। महमूद बघेरा ये गुजरात का राजा था, न कि मालवा का राजा था। गुजरात का एक प्रसिद्ध राजा है महमूद बघेरा। तो ये मालवा का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको यहाँ पर गलत है। हुसैन शाह सरकी जो था ये जौनपुर आपको इसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था जौना खान, तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। उसी जौनपुर से आपको हुसैन शाह सरकी रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो महमूद बघेरा जो मालवा कनेक्ट किया गया है वो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? महमूद बघेरा का ये होना चाहिए गुजरात। उसके बाद which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, अगर इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है तो कौन सी एक्टिविटी किया जाएगा? कट टैक्स मोस्ट लाइकली टू बी टेकन। अच्छा, कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। एक सेकेंड, उसके बाद जो है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट, पब्लिक प्रोजेक्ट मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम। अगर इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है तो क्या होगा? गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा। कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। इससे इकोनॉमी में आपको जो है accompanied by increase in interest rate ये नहीं होगा। इंक्रीज इन टैक्स रेट accompanied by रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, आपको इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो, तो ताकि इकोनॉमिक रिसेशन को कम किया जा सके। तो इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है आपको किससे संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है आपको किनका बना हुआ है? तो BR अम्बेडकर का है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बनाया गया है, किनका है? तो यह आपको BR अम्बेडकर से है, रामानुजाचार्य का नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको मालूम है, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है रामानुजाचार्य को समर्पित है, हैदराबाद में बना है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसका संबंध किससे है? रामानुजाचार्य से है, न कि BR अम्बेडकर से है। तो ये भी गलत है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है ये भगवान महादेव को समर्पित है, जो राजस्थान में बना है। यहाँ पे ये तीसरा चौथा भी गलत है, पहला भी गलत है। केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से कनेक्शन है, तो ये वाला पॉइंट आपको सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द प्लानिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो प्लानिंग कमीशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, हर बार क्वेश्चन आता है। इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग जो 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये आपको 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। यह पॉइंट आपको सही है। तो 1975 ईस्वी में ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान 1974-1979 में यह आपको 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग ऑल द आइटम्स अंडर द प्रोग्राम। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था मॉनिटरिंग करने का, मॉनिटर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का था। तो ये ऑप्शन सेकंड जो है गलत है, पहला जो है सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद टैक्स बुआयंसी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंज इन। तो टैक्स बुआयंसी का किससे है? टैक्स चेंज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा उसी उसे टैक्स बुआयंसी, टैक्स रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर रहा है, इसी को हम लोग टैक्स बुआयंसी कहते हैं। तो जीडीपी ऑफ द कंट्री, तो टैक्स बुआयंसी इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी बढ़ रहा है तो उस तरीके से टैक्स ग्रोथ रेट कैसे बढ़ रहा है, इसी को टैक्स बुआयंसी से निरूपित किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन इज जनरली मोर स्टेबल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। पॉइंट सही है। क्यों? हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स द प्राइसेज ऑफ फ्यूल एंड फूड आइटम वेयर आई द कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड देम। तो यह पॉइंट आपको सही है। जो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या अंतर है? तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भोजन और तेल को भी जोड़ा जाता है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में उसे हटा दिया जाता है। तो दोनों पॉइंट जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड द प्राइसेज ऑफ फ्यूल एंड फूड वेयर एज कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड देम। तो ये दोनों पॉइंट के कारण 85 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है राइजिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर। कौन सा इसमें फीचर्स जो है आपको रिसेशन से एसोसिएटेड? तो अगर रिसेशन हुआ है इकोनॉमी तो राइजिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो यह जो है आपको पॉइंट सही है। अगर रिसेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। स्टैग्नेंट ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो आपको स्टैग्नेंट तो ग्रोथ होगा लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है इंक्रीज ज्यादा नहीं होगा। इंक्रीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन बैंकिंग सेक्टर, तो रिसेशन आएगा तो आपको एनपीए जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट सही है। राइज इन इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी, तो रिसेशन में इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं आता है, इंटरेस्ट रेट भी आपको ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर आपको कौन सा सही है? 1 और 3 सही है। तो कितने सही है? हाउ मेनी ऑफ द एबव आर एसोसिएटेड विथ रिसेशन? तो ओनली 2 जो है इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन टैक्स, फ्यूल सेस, टेबोको टैक्स। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर एग्जांपल ऑफ पिगोवियन टैक्स? तो पिगोवियन टैक्स कौन सा टैक्स होता है? तो पिगोवियन जो है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, आर्थर सी पिग्यू, जिसने आपको बताया था ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पर टैक्स लगाना जिससे आपको इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आपको पिगोवियन टैक्स जो है आपको निगेटिव एक्सटर्नलिटी को निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। तो कार्बन टैक्स, गाड़ी पर कार्बन टैक्स लगता है, फ्यूल सेस लगता है, टेबको टैक्स लगता है। यह तीनों जो है पिगोवियन टैक्स का एग्जांपल है। ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा, ऑल द 3 हो जाएगा। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया आर मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ये सही है। यह आपको सारे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं नीति आयोग के मेंबर होते हैं। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो यह जो है नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करता है, न कि आपको अपॉइंटमेंट कमिटी के द्वारा। इट हैज द ऑथोरिटी टू एलोकेट फंड फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई ऑथोरिटी नहीं है, यह केवल पॉलिसी थिंक टैंक है, सोच विचार करके आइडिया देता है, न कि फंडिंग में सहयोग करता है। तो इनकरेक्ट है, तो दूसरा और तीसरा जो है आपको यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाटो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द साइनिंग ऑफ वाशिंगटन ट्रीटी। यह पॉइंट आपको सही है। ऑल द कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन आर मेंबर्स ऑफ नाटो, तो यह पॉइंट आपको गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल ए हो जाएगा ना। एक बार इस इंफॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा डिटेल ढंग से नाटो के बारे में यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 89 को अगर हम लोग थोड़ा सा नाटो के बारे में हम लोगों ने एक बनाने की कोशिश किया था, तो देखिए आपको यूरोपियन यूनियन जो है आपको कब बना है, तो यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट जो है 1993 में आया है। अभी टोटल 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के। नाटो में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 32 में कंट्रीज इसके मेंबर हैं। वाशिंगटन ट्रीटी के बाद 1949 ईस्वी में नाटो बना था, तो ये याद रखिएगा। अभी जो है कुछ कंट्री जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं लेकिन नाटो के नहीं है, उसमें कौन है, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, माल्टा और साइप्रस। तो ऑल कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन आर मेंबर्स ऑफ नाटो गलत है, क्योंकि कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं लेकिन नाटो के नहीं है, तो ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, माल्टा और साइप्रस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला है सर्वोदय प्लान, पीपल्स प्लान और गांधीयन प्लान। तो सर्वोदय प्लान जो 1950 ईस्वी में पास किया गया था किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। गांधीयन प्लान जो है आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 ईस्वी में पास किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। पीपल्स प्लान जो है आपको मार्क्सिस्ट जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने 1945 में प्रेजेंट किया था। तो हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड, तो इसको अगर आप लोग देखें तो एक ही पेयर जो है 90 का वो आपको करेक्टली मैच्ड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ पर्पस ऑफ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अभी शायद किसी यूपीएससी या बीपीएससी में कहीं पर आया था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन टू रेज फंड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट ऑफ द पब्लिक एसेट टू द प्राइवेट एंटाइटीज। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जो सरकार का जो एसेट है उसका रेवेन्यू को प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा और उस प्राइवेट कंपनी से पैसा लिया जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग होगा, न कि ओनरशिप शेयरिंग होगा, तो गलत है। टू रेज फंड थ्रू द लीजिंग ऑफ बोथ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, यह भी गलत है। केवल ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट से रेवेन्यू रेज किया जाएगा। जो बना बनाया सरकार का एसेट है उससे आपको रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। ग्रीन फील्ड अर्थात नया एसेट क्रिएट करना को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो यह केवल ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ग्रीन फील्ड से नहीं है, तो सेकंड पॉइंट भी गलत है। टू रेज फंड थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन ऑफ प्राइमरली नॉन कोर एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यह भी आपको गलत है। यह आपको कोर एसेट जो है उससे आपको यह फंडिंग जनरेट करने का पॉइंट था। यह जो थर्ड पॉइंट है यह भी गलत है। इसमें आपको कौन सा करेक्ट है, तो कोई भी नहीं। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से ये रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों पॉइंट गलत है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेक्सटाइल, सीमेंट, आईटी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज लिस्टेड एबव आर इंक्लूडेड विद इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आज का जो हिंदू का न्यूज़पेपर है उसी में फर्स्ट पेज पर ही इंफॉर्मेशन आया है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट है कम हो गया है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा इंडस्ट्री आता है, तो नेचुरल गैस आता है, फर्टिलाइजर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, सीमेंट आता है, टेक्सटाइल और आईटी नहीं आता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो एक बार जो है हम लोग ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है उसको अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर देखें 8 कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पर, अच्छा इसमें तो नहीं दिखेगा, तो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। उसके बाद व्हिच ऑफ द following had or have occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991। तो 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद आज के डेट में भारत की इकोनॉमिक का क्या
सिचुएशन है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कम हुआ है, न कि इंक्रीज हुआ है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड। लगभग में आपको 0.5% इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में पोजीशन था आपको कब 1990 के पास 0.5। आज लगभग में 2 से 3% मार्केट है इंडिया का वर्ल्ड इंडिया का शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में 2 से 3%, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 1990 में कंपेरिजन करिए जहां पर लगभग में कितना था 0.5, आज 2 से 3% है। एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज हुआ। एफडीआई जो है भारत की इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज हुआ। लगभग में 1 बिलियन था, आज हमारा 600 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो 2, 3, 4 पॉइंट जो है आपको सही है, पहला जो है गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज इज लोकेटेड इन असम। तो इंडिया में आज की डेट में कितने टोटल इनलैंड वाटरवेज है ऑपरेशनल? तो 32 इनलैंड वाटरवेज है। और सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटरवेज इज लोकेटेड इन द असम, ये गलत है। असम है द हाईएस्ट नेविगेबल लेंथ ऑफ ऑपरेशनल वाटरवेज इन इंडिया। तो अगर किसी एक स्टेट की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा नेविगेबल और ऑपरेशनल वाटरवेज की बात किया जाए, तब उसमें आपको आता है कौन सा? असम। तो आपको पहला जो है गलत है, दूसरा जो है सही है। ठीक है, आपको से इंडिया लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज जो है वह नेशनल हाईवे 1 है, जो आपको किस किस स्टेट से पास करता है? यह आपको गंगा भगीरथी जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवे जो नेशनल वाटरवेज 1 है, वह आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, न कि असम से। तो सेकंड पॉइंट जो है आपको सही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद है, टू बूस्ट इंडिया इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर बीइंग सेट अप अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ बना है? तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है, तो यह याद रखिएगा। उसके बाद है, विथ रेफरेंस टू बिहारी फोक सॉन्ग इन व्हिच of the following song each line of the song begins with the word आहो रामा and ends with the word हो रामा। तो यह जो है आपको बिहार का जो लोकल फोक सॉन्ग है वह किस फोक सॉन्ग से संबंधित है? जो आहो रामा से स्टार्ट होता है, हो रामा से खत्म होता है। यह जो है आपको चैती से है। चैती, फगुआ, कजरी, ये सब आपको लोकल फोक सॉन्ग का नाम है। उसके बाद, व्हिच प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार अर्न द टाइटल मैथिल गांधी। तो मैथिल गांधी किसे कहा गया है? तो गिरिभरधारी चौधरी, जो महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिए थे। बिहार से एकमात्र व्यक्ति जो महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिए थे 1930 में, उनका नाम क्या है? गिरिभरधारी चौधरी, जिसे कारो बाबू या मैथिल गांधी भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज पल्स बॉल ऑफ बिहार। तो मोकामा का जो ताल वाला रीजन है उसको क्या कहते हैं? पल्स बॉल ऑफ बिहार कहते हैं। बहुत कॉमन और फेमस बात है ये। उसके बाद, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग लेड द एग्रेरियन मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ राज दरभंगा ड्यूरिंग द 1919-1920। तो महात्मा गांधी जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर दरभंगा महाराज के द्वारा जो किसानों के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके विरोध में दरभंगा में एक किसान लीडर खड़े होते हैं। उनका नाम क्या है? स्वामी विद्यानंद। तो ये याद रखिएगा, स्वामी विद्यानंद 1919-20 में रिवोल्ट करते हैं सबसे पहले। इसी के बाद जो है आपको बिहार में किसान सभा से किसान मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो ये सबसे चंपारण के बाद का सबसे फेमस किसान लीडर है स्वामी विद्यानंद। स्वामी सहजानंद तो है ही, स्वामी श्रद्धानंद नहीं है किसान बिहार। स्वामी क्रियानंद बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तो बिहार में क्रियानंद, विद्यानंद और सहजानंद बिहार किसान लीडर से है, विद्यानंद दरभंगा से है। Which royal family of Bihar is associated with the construction of famous बाबा बैद्यनाथ टेम्पल इन देवघर। तो आपको बाबा बैद्यनाथ धाम जो है जसीडीह से उतर के जो आदमी जाता है
दर्शन करने के लिए उसको किस ने बनवाया था, तो यह आपको गिद्धौर राज, याद रखिएगा गिद्धौर राज ने यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ धाम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नोन एज बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। तो बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज किस किताब को कहा जाता है, तो बंदी जीवन। बंदी जीवन जो है इसको सचेंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था और यह आपको बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता है। बंदी जीवन रिटन बाय सचेंद्र नाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन देखें। उसके बाद है व्हिच सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट इन बिहार इज नोन एज द प्लेस वेयर बुद्धा यूज्ड टू रिसाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड वेयर ही डिलीवर द लोटस सूत्रा। तो महात्मा बुद्ध जो है आपको कहाँ पर लोटस सूत्रा दिए थे, तो यह है गृध्यकूट हिल, गृध्यकूट हिल। ठीक है। उसके बाद इन बुद्धिज्म मधु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ व्हिच लूनर मंथ। तो मधु पूर्णिमा जो है आपको भाद्रपद में यह सेलिब्रेट किया जाता है। इस लूनर मंथ में, तो भाद्रपद में। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस लाल बकैया रिवर इन बिहार। तो लाल बकैया रिवर जो है पर कौन सा कैनाल बन रहा है, तो ढाका कैनाल। ये सब बिहार का लोकल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। ढाका कैनाल, लाल बकैया रिवर पर कौन सा कैनाल बन रहा है, तो यह बन रहा है आपको ढाका कैनाल। ये लाल बकैया रिवर जो है आपको कहां पर है, तो ये आपको ईस्ट चंपारण में है। ढाका कैनाल इज ए 30 किलोमीटर लॉन्ग इरिगेशन वाटरवे। ठीक है। उसके बाद है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन द बिहार अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर हम साउथ इंडिया, साउथ बिहार की बात करें, तो कौन सा नदी हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, तो सबसे पहले कर्मनाशा, उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन, फल्गु और क्यूल और अजय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद व्हिच रूलर ऑफ आयुध डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय धर्मपाल टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर कन्नौज ड्यूरिंग द ट्रापाटाइट स्ट्रगल। तो जो ट्रापाटाइट स्ट्रगल हुआ था कन्नौज में, उससे अब यह संबंधित है। तो ट्रापाटाइट स्ट्रगल से जो है यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यह जो है ये इसका ढाका कर्मनाशा, तो बात नहीं, इसका जो आंसर है आप ये याद रख लीजिए। तो इसका जो है इंद्रायुध, व्हिच रूलर ऑफ आयुध डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय धर्मपाल टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर कन्नौज ड्यूरिंग द ट्रापाटाइट स्ट्रगल। तो इंद्रायुध को किसने सपोर्ट किया था, तो गुज्जर प्रतिहार ने इंद्रायुध को सपोर्ट करके कन्नौज का राजा बनाया था। और इंद्रायुध का ही जो दुश्मन था आयुध डायनेस्टी से, चक्रायुध, उसको इंद्रायुध को हटाने के बाद चक्रायुध को गद्दी पर बिठाया किसने, तो धर्मपाल ने बिठाया। तो इंद्रायुध को पराजित करके गद्दी पर किसे बिठाया गया, चक्रायुध को बिठाया गया था। ये सब आयुध डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर क्या आएगा, व्हिच रूलर ऑफ आयुध डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय धर्मपाल टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर कन्नौज ड्यूरिंग द ट्रापाटाइट स्ट्रगल, इंद्रायुध। और किसे चेयर सिंहासन पर बिठाया गया, तो चक्रायुध। वज्रायुध और शिवायुध का हमारे इतिहास में इस कॉन्टेक्स्ट में कोई भी जिक्र नहीं है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क द परमानेंट एंड ऑफ अफगान रूल इन बिहार। तो आपको 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में अकबर जो है आपको परमानेंटली अफगान को एंड करता है, अफगान के इन्फ्लुएंस को खत्म करता है। यह युद्ध जो है बैटल ऑफ राजमहल। तो अकबर जब बैटल ऑफ राजमहल में, बैटल ऑफ राजमहल के तहत बिहार को मुगल एम्पायर में इंक्लूड करता है और अफगान का जो इन्फ्लुएंस था उसको खत्म करता है। तो बिहार का पहला गवर्नर कौन बनता है मुगल के टाइम पीरियड में, यह आप बताइएगा। बिहार में मुगल के टाइम पीरियड में अकबर के द्वारा बिहार का पहला गवर्नर किसे सूबेदार बनाया जाता है, यह कमेंट करके बताइए। बैटल ऑफ घाघरा का संबंध किससे है, तो बैटल ऑफ घाघरा जो है 1529 में होता है। बैटल ऑफ सूरजगढ़ जो है 1534 ईस्वी में बंगाल के नवाब और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। बैटल ऑफ रानी सराय जो है इसका संबंध 1748 ईस्वी में है। 1748 ईस्वी में अलबर्दी खान के समय का युद्ध है। ठीक है।
उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, they consider themselves to be the descendant of Suribanshi dynasty. They are known for their bravery. They ruled over the Kaimur Hill and Rohtas region for centuries. तो यहाँ पर जिस ट्राइब का बारे में बताया जा रहा है, जो अपने आप को सूर्यवंशी डायनेस्टी का बता रहे हैं, जो ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं और रोहतास और कैमूर हिल्स में बहुत दिनों तक रहे हैं, तो यह है खारबार डायनेस्टी। खारबार डायनेस्टी का यह है जो अपने आप को सूर्यवंशी बता रहे हैं। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन सिचुएटेड। तो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन जो है ये आपको कहां पर है, तो यह है आपको मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा, जिसको कांटी थर्मल पावर स्टेशन पहले कहते थे उसी का अभी नाम क्या रखा गया है, जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर स्टेशन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुजफ्फरपुर। 109 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज वेल नोन फॉर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इन बिहार। तो बिहार में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन फेमस है, तो ओबरा इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद व्हिच सॉफ्टवेयर डिड द बिहार कैबिनेट अप्रूव रिसेंटली फॉर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स फॉर गवर्नमेंट स्कीम। तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है बिहार SNA स्पर्श, बिहार SNA स्पर्श जो है यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उसके बाद व्हिच इमिनेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम बिहार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑन लेबर स्टैटिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो आपको कमिटी बना है हाई लेवल ऑफ कमिटी ऑन लेबर स्टैटिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें बिहार के किस लोग को चेयरपर्सन बनाया गया, तो उनका नाम है प्रोफेसर अलख एन शर्मा। क्या नाम है, प्रोफेसर अलख एन शर्मा नाम है। उसके बाद है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ व्हिच सेक्शन ऑफ 4 लेन स्टैंडर्ड अंडर बोट मॉडल मोड इन बिहार। तो यह जो है आपको किस सेक्शन के अपग्रेडेशन के लिए यह डेवलप किया गया है, तो यह है खगड़िया पूर्णिया सेक्शन ऑफ NH31 एंड NH231। इस सब जो इंफॉर्मेशन है इसको एक बार हम लोग, जो इनका BCW का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उनमें उन्होंने बहुत ही अच्छा डिटेल ढंग से ये सब बात को समझाया है। तो एक बार हम लोग न्यूज़पेपर क्लिप भी देख ले ताकि ये सब पॉइंट जो है आपको सही तरीके से याद हो जाए। तो देखिए अभी जो है हम लोग बिहार SNA स्पर्श सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर फिक्स किया गया है। जो बिहार कैबिनेट मेजर डिसीजन अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहार SNA स्पर्श सॉफ्टवेयर। यह जो है आपको बिहार SNA स्पर्श सॉफ्टवेयर ये क्या करेगा, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स फॉर गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम के को गवर्नमेंट फंड जो है उसमें मॉनिटर करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए बिहार SNA स्पर्श सॉफ्टवेयर बनाया गया। उसके बाद अगला जो आपको था, जो बिहार के ज्ञान प्रतिभा और नेतृत्व को मिला राष्ट्रीय सम्मान। तो प्रोफेसर अलख एन शर्मा को भारत सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। तो यह है आपको प्रोफेसर अलख एन शर्मा जी। इस तरीके से जो न्यूज़पेपर क्लिप और ट्वीट देकर इन्होंने BCW ने एक्सप्लेन किया, यह बहुत ही अच्छा है। यह बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन को समझने में आपको स्टूडेंट को हेल्प करता है। यह बहुत ही अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन ऑफ NH31 एंड NH231 टू द 4 लेन स्टैंडर्ड मोड इन द बिहार। तो आपको जो बिहार में खगड़िया पूर्णिया सेक्शन जो है NH31 का और NH231 उसको डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा अंडर बोट मॉडल। तो यह भी आपको यहाँ पर दिया गया है। यह अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, अपग्रेडेशन ऑफ खगड़िया पूर्णिया सेक्शन का अंडर बोट मॉडल। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखें, उसका रिसेंटली हु फ्रॉम बिहार वाज फेलिसिटेड बाय चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह फॉर विनिंग 2 गोल्ड मेडल एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल एट कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2026। तो बिहार के किस व्यक्ति को अभी पुरस्कार मिला है 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए? तो ये है रेयन मोहम्मद। ये कौन है? रेयन मोहम्मद, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूट्रिशन ट्रैकर कमांड सेंटर बीइंग सेटअप इन बिहार।
तो न्यूट्रिशन ट्रैकर कमांड सेंटर जो बिहार में बना है उससे इट विल इनेबल डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ मोर देन 1.14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर अक्रॉस बिहार। तो यह स्टेट सही है, 1.14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर का मॉनिटरिंग किया जाएगा डिजिटल। द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ सिक्योरिटी एंड रिजॉल्व फॉर द मेल न्यूट्रिशन फ्री बिहार। तो बच्चों के हेल्थ, मदर के हेल्थ के लिए यह आपको न्यूट्रिशन ट्रैकर कमांड सेंटर बनाया गया है। दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर सही है, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पटना मेट्रो प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड ऑन द 6 अक्टूबर 2025 करेक्ट। तो पटना मेट्रो से रिलेटेड जो है, द फर्स्ट फेज कवर 3 एलिवेटेड स्टेशन ISBT 0 माइल एंड भूतनाथ ओवर 3.6 किलोमीटर स्ट्रेच। तो यह पटना मेट्रो का सही है, 3 स्टेशन है, ISBT 0 माइल और भूतनाथ। तीसरा है, दूसरा पॉइंट इसमें है द मेट्रो ट्रेन हैव 3 कोच एकोमोडेटिंग अबाउट 900 पैसेंजर। तो यह भी पॉइंट सही है, आपको 900 आदमी इस तीन कोच में सफर कर सकते हैं। द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन अंडरग्राउंड स्ट्रेच ऑफ 9.35 किलोमीटर फ्रॉम रुकनपुरा टू पटना जंक्शन विथ 6 अंडरग्राउंड स्टेशन वाज ऑल्सो लेड व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन 42 मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 2565 करोड़। तो यह तीनों पॉइंट जो पटना मेट्रो से रिलेटेड है यह सही है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो है, व्हिच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली परफॉर्म्ड बिहार फर्स्ट लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रिएटिक कैंसर सर्जरी। तो बिहार में पहली बार लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रिएटिक कैंसर सर्जरी जो हुआ है, यह अभी कहां पर हुआ, तो IGIMS पटना में हुआ। यह कहां पर हुआ, IGIMS पटना में अभी हुआ है। उसके बाद है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2025-26 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट कांस्टेंट प्राइस बिहार GSDP इज एस्टिमेटेड टू हैव एक्सपेंडेड बाय 8.6% इन 2024-25। तो यह पॉइंट सही है, 2024-25 में बिहार का GDP कांस्टेंट रेट पर कितना है, तो 8.6% का एक्सपेक्टेड, अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल अगले साल आएगा। बिहार GSDP एट करंट प्राइस रोज बाय 13.1% इन 2024-25। तो करंट प्राइस पर 13.1 है, यह भी आपको सही है। ओवर द पास्ट 4 ईयर बिहार GSDP हैज कॉन्स्टेंटली आउटपेस्ड इंडिया GDP ग्रोथ एट बोथ करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। तो यहाँ जो 4 साल के आधार पर दिया गया, 4 साल के आधार पर बिहार का जो GDP रेट है वो इंडिया से बोथ करंट और कांस्टेंट प्राइस के आधार पर ज्यादा है, यह गलत है। 3 साल अगर लिखा रहता तो सही रहता, चौथा साल के कारण यह गलत है। तो पिछले 3 साल में बिहार का GDP रेट इंडिया के GDP रेट से करंट और कांस्टेंट दोनों रेट पर ज्यादा है, लेकिन 4 साल देने के कारण गलत है। तो इसमें 1 और 2 जो है सही है, तीसरा जो है आपको गलत है। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन को हम लोग एक बार इनके डिटेल्ड जो डिस्कशन वाला पॉइंट है वहां से हम लोग आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये है आपको जिनको चेस के लिए प्राइज दिया गया है, अंडर 18 चेस में आपको रेयान मोहम्मद को दिया गया है, बिहार के ये है। उसके बाद अगला जो है न्यूट्रिशन ट्रैकर कमांड सेंटर के बारे में जो हम लोग क्वेश्चन देखें, उसका भी जो है कुपोषण मुक्त बिहार की ओर पहला कदम, राज्य में स्थापित किया जाएगा पोषण ट्रैकर कमांड सेंटर। 1.14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र की होगी डिजिटल निगरानी। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण स्तर पर रहेगी नजर। तो ये सारा पॉइंट आपको ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद है जो आपको पटना मेट्रो के बारे में जो बताया गया था, हम लोग जो ऑप्शन में 3 पढ़े, जो ये सारा पॉइंट था जो 900 आदमी के लिए है, 3 स्टेशन है, यहाँ पर दिया गया 3 स्टेशन, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ। तो यह जो तीनों पॉइंट है आपको यहाँ पर जो है सही है। और ये जो है आपको, और कौन सा पॉइंट था, एक 0 माइल, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है आपको बिहार में जो है पहला लो कॉस्ट रोबोटिक पैनक्रिएटिक कैंसर सर्जरी के लिए भी IGMS में ये ऑपरेशन हुआ है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। और ये बिहार का GDP ग्रोथ रेट के बारे में अगर देखें तो देखिए ये आपको इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है।
और यहीं पर आपको यह लिखा गया है जो बिहार का जो 2024-25 में कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट कितना है 8.6%, और अगर करंट प्राइस पर देखें तो 13.1%। और ये पिछले 3 साल में बिहार हमेशा भारत से आगे है। पिछले 3 साल में यहाँ पर देख रहे हैं, चौथा 4 साल पहले जो था इंडिया आगे था। इस आधार पर हम लोग का ये पूरा ऑप्शन जो है यहाँ पर दिख गया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस इन बिहार एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा बिहार में कहां पर लोगों का है, सबसे ज्यादा धनी कहां के लोग हैं, तो बिहार में पटना के लोग सबसे ज्यादा धनी है। यह तो सबको मालूम ही होगा। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा कहां के लोगों के पास है, तो पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, याद रखिएगा। और सबसे कम जो है वो है सबसे कम शिवहर, उससे ज्यादा है अररिया, और उससे थोड़ा ज्यादा है सीतामढ़ी। तो सबसे ज्यादा पटना, उसके बाद बेगूसराय के लोगों के पास पैसा है, और उसके बाद मुंगेर। उसके बाद एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2025-26 अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए कांस्टेंट प्राइस इन बिहार। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है आपको पर कैपिटा, तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी, अररिया और शिवहर। अगर पर कैपिटा जीडीपी तो सीतामढ़ी का लगभग 24,332 रुपया पर कैपिटा जीडीपी है, और अररिया का 23,670 और शिवहर का 22,047 रुपया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सीतामढ़ी, अररिया, शिवहर हो जाएगा। उसके बाद है रिसेंटली इन मई 2026 द 26th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल was held in the very Bastar region that was once under the shadow of Red Terror. The meeting featured meaningful discussion on key issues such as eliminating malnutrition, reducing school dropout, ensuring 100% conviction rate in sexual offense, and establishing a state level cyber हेल्पलाइन। तो सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है उसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो ये आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपको जोनल काउंसिल का ये है ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जसपाल राणा, इंडिया शूटिंग ग्रेट एंड मनु भाकर कोच डाइड रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जसपाल राणा। तो जसपाल राणा जो आपको कोच थे, आपको मनु भाकर का शूटिंग ग्रेट थे, इनका ही रिसीव द अर्जुना अवार्ड इन 1994 एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द अटलांटा 1996 ओलंपिक। यह दोनों पॉइंट जो है आपको यहाँ पर सतपाल राणा का सही है। ही ऑनर्ड विथ द पद्मा, ही वाज ऑनर्ड विद द पद्मा श्री इन 1997, वन ऑफ द इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो 1997 में उनको पद्मा अवार्ड मिला था। इन फरवरी 2025 ही वाज अपॉइंटेड इंडियाज हाई परफॉर्मेंस कोच फॉर द 25 मीटर पिस्टल डिसिप्लिन टू नर्चर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शूटर्स। तो तीनों पॉइंट जो है जसपाल राणा के कॉन्टेक्स्ट में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द सुप्रीम कोर्ट Amendment Bill 2026 after the proposed increase, how many judges excluding the Chief Justice of India will be the Supreme Court of India have? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी स्ट्रेंथ जो है 38 हो गया है, अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर ले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर हटा लेते हैं तब स्ट्रेंथ कितना है 37। तो ये याद रखिएगा, अभी इंक्रीज करके कितना कर दिया गया 38, अगर चीफ जस्टिस को इंक्लूड कर ले। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2026। तो कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए जो अप्रूव किया गया है मिशन, उससे यह है। तो इसका जो है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी हैज अप्रूव्ड विथ एन एलोकेशन ऑफ 5,659 करोड़ टू एड्रेस बोटलनेक, डिक्लाइनिंग ग्रोथ एंड क्वालिटी कंसर्न इन इंडियन कॉटन सेक्टर। तो यह जो है आपको पॉइंट सही है। मिशन अलाइन विद द गवर्नमेंट 4F विजन। तो यह मिशन जो है 5F विजन है, न कि 4F। तो दूसरा पॉइंट गलत है। द मिशन फोकस ऑन इनहांसिंग कॉटन प्रोडक्टिविटी थ्रू HYV सीड रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट एंड स्केलिंग ऑफ लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो तीसरा पॉइंट सही है, पहला और तीसरा सही है। आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी।
यहाँ 4F जो दिया गया दूसरा ऑप्शन है वो 5F होना चाहिए। 5F मतलब क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। तो 5F विजन डेवलप करना है। उसके बाद इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम डिफीटेड व्हिच कंट्री 3-1 इन द फाइनल टू विन द सेफ चैंपियनशिप 2026 फॉर द रिकॉर्ड 6 टाइम। तो इंडिया का फुटबॉल टीम ने किसको पराजित किया? तो वह इंडिया का फुटबॉल टीम ने आपको बांग्लादेश को पराजित किया है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने सेलिब्रेट किया आपको इंडिया फुटबॉल टीम को बांग्लादेश को पराजित करने के लिए। आंसर क्या आ जाएगा? सेफ चैंपियनशिप में बांग्लादेश। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन कार्गो प्रोसेसिंग एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस इंडियन लैंड बॉर्डर। तो यह जो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म बना इसका नाम क्या है? विनिमय, LPMS विनिमय। उसके बाद है रिसेंटली हु ऑथर्ड द बुक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टाइड्स ऑफ टाइम भारत का जो इतिहास है म्यूरल्स इन पार्लियामेंट से, यह किसने लिखा? तो सुधा मूर्ति ने लिखा है। ये बहुत ज्यादा बुक लिखती रहती है, इनका है सुधा मूर्ति का। उसके बाद रिसेंटली ए ट्रापाटाइट MOU वाज साइंड बिटवीन व्हिच 3 पार्टीज फॉर फैसिलिटेटिंग मिनरल ऑयल ऑपरेशन इन नॉर्थ ईस्ट एरियाज। तो मिनरल ऑयल ऑपरेशन के लिए अभी MOU साइन किया गया है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम और नागालैंड के बीच में। आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम और नागालैंड। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27 डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर जो है यह आपको कहां पर बनेगा? तो यह जो है आपको उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्या है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा। उसके बाद है इंडिया फर्स्ट ईवर चीता सफारी लॉन्च इन अक्टूबर 2025 लोकेटेड इन व्हिच नेशनल पार्क। तो चीता सफारी जो आपको इंडिया का पहला बना हुआ कहां पर है? तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को एक बार हम लोग इन एक्सप्लेनेशन को डिटेल ढंग से एक बार देख लें। ये देखिए पटना का पर कैपिटा इनकम को हम लोग देखे थे, फिर बेगूसराय, मुंगेर के बारे में देखे थे। अगला क्वेश्चन जो है ये जो आपको सेंट्रल जोन का काउंसिल का मीटिंग हुआ है 19 मई 2026 में, इसमें सेंट्रल जोन काउंसिल में कौन कौन सा स्टेट आता है सेंट्रल जोन काउंसिल में? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उसके बाद अभी जो ये जसपाल राणा का देहांत हुआ है उन पर ये इंफॉर्मेशन पूरा दिया गया है PIB में। जसपाल राणा का तीनों पॉइंट हम लोग देखें। उसके बाद अमित शाह ने अभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज का स्ट्रेंथ अभी बढ़ा है, कितना हो गया? 37। अगर हम चीफ जस्टिस को हटा दे, चीफ जस्टिस को मिला देंगे तो 38 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 37, 33 से बढ़ाकर 37 किया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। ये सही है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था फार्म टू कपास उत्पादन का 5F विजन खेत से 5F विजन कपास कैबिनेट ने ये किया है 5,659 करोड़ दिया कपास के उत्पादन के लिए 5F विजन के तहत। ये हो गया। उसके बाद अगला जो है प्रेसिडेंट मुर्मू, VP राधाकृष्णन, PM मोदी कांग्रेचुलेट इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम ऑन सेफ 2026 विन। तो इन्होंने आपको किसको पराजित किया था? तो बांग्लादेश को पराजित किया था चैंपियनशिप में। उसके बाद ये विनिमय इंडिया स्मार्ट बॉर्डर रिवॉल्यूशन डिजिटाइड इंडियाज लैंड पोर्ट्स फॉर सीमलेस ट्रेड एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, ये बुक किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति ने ये लिखा है, जिसको ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बुक के बारे में। टाइड्स ऑफ इंडिया, सुधा मूर्ति, लोकसभा सेक्रेटरिएट पब्लिकेशन के द्वारा यह पब्लिश किया गया है। उसके बाद जो मिनरल्स ऑयल ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए जो स्टेट्स में MOU साइन हुआ है वो कौन है? इंडियन गवर्नमेंट, असम और नागालैंड। इंडियन गवर्नमेंट, असम और नागालैंड के बीच में यह MOU साइन हुआ है।
कब का यह न्यूज है, तो यह देखिए, यह मई 2026 का यह है। ठीक है, अगला जो है आपको डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो भारत में बनाया जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो यह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में। ठीक है, यह आपको 2 फरवरी का न्यूज है। उसके बाद इंडिया का जो फर्स्ट इवर चीता सफारी, ये आपको कहां पर बना है, तो कुन्हो नेशनल पार्क। इंडिया फर्स्ट चीता सफारी ओपन एट कुन्हो नेशनल पार्क, हिस्टोरिक लीप फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। उसके बाद है द जस्टिस बालकृष्णन कमीशन रिसेंटली इन न्यूज वाज टास्क्ड विद स्टडिंग व्हिच स्पेसिफिक इशू। तो बालकृष्णन कमीशन जो है, यह अभी आपको बनाया गया है। इसका है डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय दलित कन्वर्ट्स एंड देयर डिमांड फॉर एससी स्टेटस। तो जो दलित कन्वर्ट है उनको जो डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है और उनका जो डिमांड है एससी स्टेटस के लिए, उसके लिए आपको एक कमीशन बनेगा। कौन सा? बालकृष्णन कमीशन। उसके बाद बाथू रिलीजन recently which has been granted a separate code in the upcoming census is primarily practiced by which community in Assam। तो बाथू रिलीजन जो है आपको, जो आपको असम में प्रैक्टिस किया जाता है, यह किससे संबंधित है? यह है बाथू बोडो कम्युनिटी से। लेकिन इनका संबंध किस कम्युनिटी है? तो बोडो कम्युनिटी के लोग जो बाथू रिलीजन फॉलो करते हैं उनके लिए एक सेपरेट कोड इशू किया गया है आपको 2027 के जनगणना के लिए। उसके बाद हु रिसेंटली टुक ओथ एज इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। तो अभी जो है आपको मेनका गुरुस्वामी जिसको टीएमसी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया है, वो ओपनली एलजीबीटीक्यू प्लस मेंबर के अंतर्गत आती है। इसका नाम क्या है? मेनका गुरुस्वामी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एलजीबीटीक्यू पर क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस रहता है। उसके बाद which Indian city was recently which Indian city was recently included in UNESCO Creative Cities Network as the city of gastronomy। तो ये गैस्ट्रोनॉमी सिटी के लिए किसको इंक्लूड किया गया है? तो लखनऊ को। उसके बाद who has been elected as the president of Indian Cricket Association becoming the first woman to hold this position। तो ये पहली महिला कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन बनी है? तो ये बनी है आपको सांथा रांगास्वामी। ये कौन है? सांथा रांगास्वामी, याद रखिएगा। उसके बाद है हु वाज इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को एट द 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2025। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को किसे बनाया गया है? तो यह जो है आपको बने हैं खालिद इल इने को डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को बनाया गया है। उसके बाद रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन दैट कुड बार चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम हैविंग सोशल मीडिया अकाउंट अनलेस कंपनीज कैन प्रूव देयर प्लेटफॉर्म आर सेफ। तो अभी जो है ये आपको कौन हुए? कनाडा है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में भी ये लेजिस्लेशन पास किया गया है जो 16 साल से कम उनके बच्चे जो है वह सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कनाडा इंट्रोड्यूस बिल टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? कनाडा। Recently who won his first Grand Slam title at the French Open 2026 after defeating Italian Flavio Cobolli in the final। तो किसे पराजित किया गया? तो यह जो है आंसर क्या है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। उसके बाद है रिसेंटली हु वॉन, तो ये कौन जीते हैं? ये है आपको कौन जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमॉन्ग कंट्रीज एक्सेस्ड। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वह है 102। कितना है इंडिया का हंगर इंडेक्स में? 102 नंबर पर है। कितने हम लोग भूखे हैं, भारत के कितने लोग भूखे हैं देखें। उसके बाद व्हिच कंट्री बिकम द 11th मेंबर ऑफ ASEAN during the 47th ASEAN Summit held in Kuala Lumpur, Malaysia in October 2025। तो तिमूर लिसुटो जो है आपको 11th मेंबर बना है एशियान का। ये सब इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग देख लें।
तो यह जो है आपको जस्टिस बालाकृष्णन कमीशन जो है, ये इनका संबंध था जो दलित कन्वर्ट हुए हैं उनको एससी का स्टेटस देने के लिए, जस्टिस केजी बालाकृष्णन। उसके बाथियो रिलीजन का संबंध किससे है, तो बोडो कम्युनिटी के लोगों का बाथियो रिलीजन से संबंध है। उसके बाद ये जो मेनका गुरुस्वामी जो है, इंडियाज पार्लियामेंट इट्स एज LGBTQ वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार टीएमसी जो अभी बंगाल में थी, टीएमसी ने इसे राज्यसभा मेंबर बनाया है। उसके बाद आपको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे ऐड किया गया है, तो लखनऊ ज्वाइन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एज द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। उसके बाद ये जो शांता गुरु रंगा स्वामी है, यह आपको इन फर्स्ट वुमेन क्रिकेट कैप्टन, इंडिया फर्स्ट वुमेन क्रिकेट कैप्टन हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो ये शांता रंगा स्वामी को बनाया गया है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को किसे बनाया गया, तो खालिद अल नीने इलेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका फोटो है यूनेस्को के लिए। उसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया सोशल मीडिया, तो कनाडा इंट्रोड्यूस बिल टू रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स। उसके बाद है कनाडा न्यू बिल टू कर्ब सोशल मीडिया, ये दिख गया। उसके बाद अलेक्जेंडर जुवरीव जो है, अलेक्जेंडर जुवरीव मेक्स मेजर ब्रेक थ्रू विथ 5 सेट विन द फ्रेंच ओपन फाइनल। उसके बाद है आपको इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 वाज रिलीज बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इसके कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इशू किया गया है, उसमें आपको इंडिया का स्टेटस जो है सीरियस कैटेगरी में है, और इसका रैंकिंग कितना है, 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, एशियान का जो सबसे नया मेंबर 11th मेंबर कौन बना है, तो तेमुर लिसिटो जो है आपको 11th मेंबर बना है। 2025 में तेमुर लिसिटो को नया एशियान मेंबर बनाया गया है, जो एशियान का। उसके बाद अगला जो 10 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट पेपर था बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर था आप लोग के रिवीजन पर्पस के लिए। तो अगर इससे आपको थोड़ा सा भी रिवीजन हुआ हो और आप लोग इस टाइप का रिवीजन वीडियो देखने में इच्छुक हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर कमेंट करके दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए टेस्ट पेपर डिस्कशन के साथ।